गुड मॉर्निंग शिवान, हाउ यू ऑल डूइंग। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ हम वीडियोस प्रेजेंट कर सकें और उससे अच्छे तरीके से समझा सकें। खैर एनीवे, बात करते हैं टॉपिक की। सो गाइज, इन द इंडियन इकोनॉमी so far we have discussed how Britishers came to India and what were the consequences of advent of Britishers on the agriculture sector, on industrial sector and on the foreign trade. These topics had been discussed in the previous videos, so any student who haven't watched those videos, I should tell to go to the playlist. We have made a playlist on Indian economic development and go and watch them first, okay, then to this. So in today's session we're gonna do the demographic conditions and the occupational structure and what were the conditions of infrastructure on the eve of independence. Okay, तो इन टॉपिक्स को आज हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा आप सबसे से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे जस्ट रटने के पर्पज से ना पढ़ो, ओके। यू शुड बेटर ट्राई टू लिंक योर सेल्फ टू दैट टाइम, ओके। आप कोशिश करो कि आप पीछे जा सको, टाइम में पीछे जा सको, उस हिसाब से सोच सको, ठीक है। व्हेन यू बिल्ड अप दैट लिंक, राइट, व्हेन यू बिल्ड अप दैट लिंक बिटवीन द टू टाइम पीरियड्स, यू विल गेट टू नो थिंग्स इन अ बेटर एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे, राइट। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, हर एक सब्जेक्ट अगर हम उस तरीके को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से तो आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकाल पाते हो। और ये चीज़ें क्या होंगी, लाइफ लॉन्गिंग आपके साथ चलेंगी, मतलब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये सोच के साथ क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। ओके, लेट्स बिगिन। चैप्टर में आगे मूव करते हुए आज हम डेमोग्राफिक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो उस समय में डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थे। फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होते हैं? देखिए, डेमोग्राफी का मतलब होता है वो सारे इंडिकेटर्स जो जुड़े होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन से, यानी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई बातें डिस्कस होती हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस में, ओके। तो भारत में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन का जो भी ब्यौरा होता है, जो भी डिटेल होता है, वो जनगणना में आता है, योर सेंसस, ठीक है। इन इंग्लिश भी नोन एज सेंसस और हिंदी में हम इसे जनगणना के नाम से जानते हैं। प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना की जाती है, ठीक है। और इसमें जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस, यानी कि जो सबसे पहला ऑफिशियल जनगणना करा गया था, ये जनगणना हुआ था 1881 में, ओके। ऐसे ही बहुत से लिमिटेशंस थे क्योंकि उस समय प्रॉपर तरीके से सेंसस नहीं करा गया था, बट in India the official census began from 1881 और उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्षों पे जनगणना लगातार की जाती रही है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसा वर्ष है जिसकी अपनी महत्व है, जिसका अपना इम्पोर्टेंस है। दैट ईयर इज द 1921, 1921। 1921 को अगर डेमोग्राफिक कंडीशंस के व्यू से देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है, क्योंकि ये ईयर जो है ये क्या करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को 2 हिस्सों में बांट देता है, ओके। मतलब ट्रांजिशन फेज शुरू होता है 1921 से। 1921 के पहले पॉपुलेशन में कभी ग्रोथ हुआ है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कभी बढ़ा है कभी घटा है, ओके। बट 1921 के बाद से पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली क्या हुआ है, जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा बढ़ा ही है, कभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटा नहीं है, ओके। दैट इज वाई ईयर 1921 इज ऑल्सो नोन एज
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, तो खैर ये कुछ बातें थी कि डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या होते हैं, और डेमोग्राफिक कंडीशंस की जो जानकारी है, जो ब्यौरा है, जो डिटेल्स है, वो इंडिया में कैसे निकाला जाता है। आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब हम वेरियस डेमोग्राफिक कंडीशंस को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट डेमोग्राफिक कंडीशंस का आता है वो है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, देखिए जब भारत आज़ाद हुआ उस समय में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात कर ले कि बर्थ रेट क्या होता है। तो प्रति 1000 लोगों पे प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, मतलब 1000 लोगों में एक साल में फिर कितने बच्चे ऐड हो गए, दैट इज बर्थ रेट। और प्रति 1000 लोगों की संख्या में कितने लोग मर रहे हैं, मतलब 1000 में कितने लोग मर गए एक साल के दौरान, दैट इज नोन एज डेथ रेट। तो दिस इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो द बर्थ रेट was nearly 48 and the death rate was 40 per 1000 respectively। आप ये सोचो कि एक मोहल्ला हो, थोड़ा सा बड़ा हो, तो उस मोहल्ले में ही 1000 लोग रहते हैं, राइट। तो उस 1000 लोग पे 48 बच्चे हर साल जन्म ले रहे थे। ठीक है, यानी उस 1000, अगर इस साल 1000 है तो अगले साल वो लोग कितने हो गए, 1048 हो गए। ठीक है, और उसी 1000 में से 40 लोग क्या होते हैं, हर साल मर भी जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक 1000 पे। ठीक है, तो आप सोचो कितना हाई था ये अमाउंट। ओके, अब इसके पीछे वेरियस रीजंस हैं। अब जैसे हाई बर्थ रेट है तो लिटरेसी का ना होना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्या था, कारण था। पॉवर्टी जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो लोग, गरीब लोग को क्या लगता था कि अगर ज़्यादा लोग परिवार में रहेंगे तो सब मिलके काम करेंगे और उनका जीवन क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो इस सोच के चलते वो क्या करते थे, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, उनके परिवार के सदस्य क्या होते थे, ज़्यादा होते थे, और इससे उनका जीवन और बुरा हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज अच्छे ना होने के कारण, ठीक है, जो डेथ रेट था वो भी क्या था, हाई था। मैटरनल डेथ्स भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये समस्याएं थी। अगला जो पॉइंट है वो कहता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। साक्षर मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड नहीं। साक्षर का मतलब होता है कि आपको अक्षर का ज्ञान है, आपको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है, then you will known as साक्षर, you will be known as literate. Okay, so the overall literacy level was less than 16%. You can think over it, out of 100% population 100 लोग में मात्र 16 लोग ऐसे थे जिनको अपना नाम लिखना या पढ़ना आता था। ठीक है, द रेस्ट उनको कुछ नहीं आता था। ओके, तो जो लिटरेसी रेट है वो कितना कम है, आप खुद सोचो। ओके, और फीमेल लिटरेसी लेवल की बात करें तो वो तो और कम था। अगर टोटल फीमेल्स को 100% ले ले तो उन फीमेल्स में से मात्र 7% महिला ही लिटरेट थी, बाकी सारी की सारी इलिटरेट थी। ओके, सो द फीमेल पॉपुलेशन जो था, फीमेल्स का अपना पॉपुलेशन, उसका 93% तो क्या हो गया, अनपढ़ गंवार रह गए ना। तो आप खुद सोचो कि वो कैसे ग्रो करेंगे। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया डेमोग्राफिक में, यानी आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की स्थिति क्या है, बहुत ही बुरी है उस समय में। अगला जो पॉइंट है वो कहता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उस समय में बहुत ही बुरे स्थिति में थी। आज के समय में कोरोना फैला हुआ है, आप खुद देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं, लोग हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत सी समस्याएं फैली हुई हैं। तो आप उस समय की स्थिति समझ सकते हैं, 1947 के समय भारत की स्थिति क्या रही होगी। तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थे, जो हॉस्पिटल्स थे, वो मतलब ना के बराबर थे। ठीक है, बहुत ही समस्या थी। अब इसके चलते क्या था कि पानी जनित या हवा जनित, मतलब जो संक्रमित करने वाले बीमारियां थे, कलरा, हैजा, फ्लू, ये बहुत तेजी से क्या हुए, फैल गए। कितने लोग फ्लैग से ही मर गए। ठीक है, तो
पुराने समय में क्या था कि आज के समय में हम सभी को वैक्सीनेशन मिला हुआ है इन चीज़ों का, तो ये हमें अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन पुराने समय में छोटा बीमारी होता था और हॉस्पिटल चूँकि बहुत दूर है या नहीं है, तो इसके चलते क्या होता था कि लोगों का डेथ हो जाया करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? हर एक साल 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, उन 1000 बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो 1 वर्ष का एज अटेन करने से पहले ही मर गए, ठीक है, इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी कि जो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उन 1000 बच्चों में से जितने बच्चे 1 साल का एज अटेन करने के पहले मर जाते हैं, तो उसी रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इट वाज 218 पर 1000। उस समय में 1000 जो भी बच्चे पैदा ले रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष उन 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाया करते थे। ठीक है, सोचो कितना वर्स कंडीशन था ना उस समय में। ओके, इसका जो अगला पैरामीटर है वो है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक औसत स्तर पे, ठीक है, ऑन एन एवरेज लेवल, हाउ मेनी ईयर्स फॉर विच अ पर्सन विल सर्वाइव। ठीक है, कितने सालों तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा एस्टिमेटेड बेसिस पे, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आज़ादी के बाद जब भारत को अपना शासन का अधिकार मिल रहा है, तो दैट मोमेंट इट वाज जस्ट एट 44 ईयर्स, मात्र 44 साल था ये फिगर। ठीक है, आज के टाइम में इट इज 68 ईयर्स। तो यू कैन सी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होने के चलते, ठीक है, या अदर समस्याएं होने चलते, गरीबी, भुखमरी, ठीक है, इन समस्याओं के चलते क्या होता थे, बहुत ज़्यादा लोग मरा करते थे, और इसके चलते जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लोगों की, वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसके बाद अगर अगला पॉइंट को डिस्कस करें, अगला पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जो गरीबी थी ना, वो हर जगह फैली हुई थी, बहुत ही बुरे स्तर पे फैली हुई थी। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन दैट मोमेंट वाज पुअर। वो लोग ऐसी स्थिति में थे कि दे कैन नॉट अफोर्ड 2 टाइम्स मील्स अ डे। ओके, तो ये क्या थे, ये आपके कंडीशंस थे पॉपुलेशन के एट द टाइम ऑफ या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ये डेमोग्राफिक कंडीशंस थे। चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि ऑक्यूपेशन का, यानी कि आपके कामकाज का जो स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कि जो लोग जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं तो वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट मेनली आते हैं सामने निकल करके। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ओके, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो जो प्राथमिक क्षेत्र थे, जैसे कृषि हो गया या कृषि आधारित अन्य काम, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विथ अप्रोक्सीमेटली 75%, मतलब लगभग 75% लोग क्या थे, खेती बाड़ी के कार्य में इन्वॉल्व थे। द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर रिमेनिंग 25%, और जो बाकी 25% थे उसमें क्या था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लोग इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे अगर हम खुद देखें तो हमें ये दिख रहा है कि मैक्सिमम लोग क्या हैं, खेतीबाड़ी काम में इन्वॉल्व हैं, और बाकी लोग क्या थे कि जो बचा कुचा काम था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कम लोग इसलिए भी थे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं था, इस सेक्टर में ज़्यादा आपका कार्य नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को मेन जो काम अवेलेबल था वो खेतीबाड़ी था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट बाहर निकल के आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, वो रीजनल वेरिएशन था। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, रीजनल वेरिएशंस। देखिए, हर क्षेत्र जो है, मतलब हर जो राष्ट्र आपका प्रदेश था, जो राज्य है, उनमें जो ग्रोथ
अगर देखा जाए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर के, वो एक बराबर नहीं था। कुछ राज्य के लोग अलग अलग कामों में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में, और कुछ राज्यों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मात्र खेती बाड़ी काम कर रहे थे। तो ये भी देखने को मिलता है रीजनल वेरिएशंस। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल witnessed a decline in dependence of workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in manufacturing and service sector। ठीक है, जैसे जैसे देश आगे की तरफ बढ़ा था, तो जो स्टेट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और लोगों का मूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ। ठीक है, इसी के साथ साथ उसी समय में कुछ ऐसे भी राज्य थे जो कि मात्र खेतीबाड़ी पे ही निर्भर रह गए। जैसे however during the same time there had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as Orissa, Rajasthan and पंजाब। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक टाइप के इंडस्ट्रीज में हर राज्य में नहीं कर रहे थे। ये वेरिएशन हो गया, ये रीजनल डिस्पैरिटी आ गई। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बस इतना ही है पढ़ने को, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के करिकुलम के हिसाब से। आगे मूव करते हैं हम अपने टॉपिक में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है भैया मन में कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार ये बात करते हैं आपस में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, बट व्हाट एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर हम शब्द पे जाएं, शब्द क्या है? आधारभूत संरचनाएं। वो संरचना, वो इंडस्ट्रीज जो बाकी चीज़ों को आधार दें, बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ग्रोथ के लिए क्या करें, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, तो उसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे। तो आज के टाइम में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अपने शहर सिवान को देखिए और आप बगल के शहर गोपालगंज को देखिए। यू विल फाइंड कि हमारे यहाँ का मार्केट ज़्यादा रिच है, ज़्यादा फैला हुआ है और ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू गोपालगंज मार्केट। द वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट, presence of railway in Siwan. We have a direct connectivity with Calcutta and New Delhi, right? तो दिल्ली और कलकत्ता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, हम आराम से माल मंगा सकते हैं, कस्टमर के डिमांड पे एनी टाइम पहुंचा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अब रेलवे के चलते देखो ये मार्केट यहाँ का बढ़ा हुआ है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए लोग बाहर से आके बस रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, गाँव के लोग शहर में आ गए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में। ओके, अब हमें ये देखना है कि क्या ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम किया या नहीं किया, और किया तो क्यों किया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रोड्स की। तो ऐसा बहुत से लोगों के द्वारा बोला जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स आए तो हमें रोड बनाना सिखाए, रोड दिए। ठीक है, उसके पहले तो मिट्टी का रोड था, कभी कभी रोड ही नहीं था, पता नहीं कौन कौन सी बातें थी। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन कराए, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। रोड कंस्ट्रक्शन उन्होंने बस कहाँ तक किया, जहाँ तक उनके ट्रक आराम से जा सकें, माल उठा सके, उठा के बंदरगाह तक पहुँचा सकें। ठीक है, द प्राइमरी पर्पस जो था उनका वो था, रोड बनाने के पीछे क्या था, मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। आर्मी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, क्योंकि रोड खराब होगा तो आर्मी को जाने में टाइम लगेगा, विद्रोह होगा और भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात उनके ध्यान में था, तो इसलिए उन्होंने रोड बनाया। और जो रॉ मटेरियल उठा के उनको भेजना था ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए भी रोड की आवश्यकता थी। ठीक है, ये बातें उनके दिमाग में हमेशा रही हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है रेलवेज। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो रेलवे है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है 1850 में, 1850 में। ठीक है, रेलवे ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक बदला। ठीक है, अंग्रेज़ों का ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ बेहतर कंट्रीब्यूशन था, ऑल्दो इसके पीछे भी मोटिव कहीं से भारत का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी। तो रेलवे का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आज़ादी की लड़ाई को भी इसने आगे बढ़ाया। कैसे, आइए देखते हैं। तो रेलवे के साथ साथ क्या था कि रेलवे के आने से भाई माल तो नो डाउट ये रॉ मटेरियल उठा करके भेज ही रहे थे बंदरगाह तक रेलवे के माध्यम से, लेकिन साथ ही साथ लोग जो थे, द पीपल नाउ कैन अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, ब्रोक देयर जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। ठीक है, जो ये जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर था ना, क्योंकि हमारा जो इंडिया है आप जानते हो, इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री।
तो यहाँ पे लोगों के बीच में ना डाइवर्सिटी होगी तो कन्फ्यूज़न भी होगा, प्रॉब्लम भी होगा। अपन जो साउथ के हैं वो कुछ और सोचेंगे, जो नॉर्थ के हैं कुछ और सोचेंगे। तो रेलवे आने के चलते क्या हुआ, कनेक्टिविटी हुआ, हमें मौका मिला कि चलो यहाँ से केरला घूम के आते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो हमारे यहाँ आए, हमको देखें। तो इस तरीके से कल्चरल इंट्रैक्शन हुआ लोगों के बीच में। और इसने क्या किया, जो नेशनल इंटीग्रेशन था, जो राष्ट्रीय एकता है, जो राष्ट्रीयकरण की भावना थी, उसको क्या किया, बढ़ाया। तो इसलिए मैंने बोला कि रेलवे ने हेल्प भी किया इंडिया को, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा इट इनहेंस कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विट एडवर्सली अफेक्ट द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। खेती बाड़ी का कमर्शियलाइजेशन होने लगा, ठीक है। अब बृहद स्तर पे ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया में क्या हो, यहाँ से रॉ मटेरियल बनाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। फूड क्रॉप्स उगाने की क्या जरूरत है, और उसको उठा करके भेजो बाहर, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि जो गांव की अपनी इकोनॉमी थी, जो गांव का अपना फूड सप्लाई जो पहले आराम से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, वो उसकी अब क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। इसके बाद से तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो भैया देखिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कोई बहुत खास काम नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हवाई जहाज उड़ाना वॉज अ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग दैट मोमेंट। उस समय में महंगा काम था, तो वो उसको अफोर्ड नहीं करना चाहते थे और उनके लिए कॉस्टली होता। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अब नहर बनाओ भैया पूरे देश के अंदर में जगह जगह, तब ना तुम सब ये भेजोगे। तो उससे ज़्यादा बेहतर फ़ायदा तो ट्रेन से ही था, क्योंकि वाटरवेज क्या होता है कि इट्स अ टाइम टेकिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रेलवे को प्रीफर करा, और एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में कुछ खास काम नहीं हुआ है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो भाई ब्रिटिशर्स के आने के बाद से पोस्ट और टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर में, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स स्मार्ट थे और कम मात्रा में इंडिया में आए थे, तो उनको एक इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए था ताकि वो आराम से कम्युनिकेट कर सके, नहीं तो उनकी लुटिया डूब जाती, पता भी नहीं चलता, ठीक है। इसी चीज़ को करने के लिए बेचारों ने पैसा भी बहुत खर्च किया। द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेकर के आए, उस समय में एक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स लाए, क्योंकि भैया इनको क्या करना था, अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, ठीक है। क्योंकि भारत में विद्रोह होता, इनको किसी क्षेत्र से जानकारी ही नहीं मिलती अगर ये चीज़ नहीं होती, और हम आज़ाद हो गए रहते 200 साल पहले ही, ठीक है। तो इस बात का भी ब्रिटिशर्स जानते थे कि भाई भारत में कभी विद्रोह हो सकता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो हमें इफेक्टिव क्या चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल थ्रू इनएडुकेट। और जो डाक सेवा थी, ठीक है, इसने बहुत हद तक काम किया, लेकिन फिर भी क्या था, अपर्याप्त था, ठीक है। जितनी जरूरत थी उस मात्रा में काम नहीं हो पाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी आप लोग तो सुन ही लिए और समझ भी लिए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो भी कार्य हुआ है भारत में, उसमें कहीं भी ब्रिटिशर्स का ये इंटेंशन नहीं था कि इंडिया को क्या करना है, डेवलप करना है। तो अगली बार ये ज्ञान ना दें कोई को कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है। रोड भैया बनाया इन्होंने काय लिए, तो आर्मी को ले जाने के लिए, ठीक है। रेलवे क्यों बनाया, तो भाई इफेक्टिव क्या हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, आर्मी को इधर से उधर जहाँ भेजना है भेज सकें, और इसके अलावा रॉ मटेरियल उठा क्या कर सकें, पोर्ट तक पहुँचा सकें, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या था कि ये एक्सपेंसिव था, लेकिन इसको फिर भी उठा करके लाया गया। क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या करना है, मेंटेन करना है। ब्रिटिशर्स बेचारे बहुत डरे हुए थे, उनके अंदर ही अंदर डर लगता था कि क्या पता कब भारत में कौन सा विद्रोह हो जाए और हमारा कहानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि एक वेल डिसिप्लिन आर्मी मेंटेन रखा था, बेटर रोड कंस्ट्रक्ट कराए, ठीक है, ताकि आसानी से जब भी कहीं विद्रोह तुरंत पहुंचा जा सके। इसके अलावा बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करे अपने लिए, ताकि तुरंत कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशंस, अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके लिए कुछ बेहतर तरीके से वीडियो को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हम हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। स्टे ट्यून विथ अस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।